हेलो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कलेक्शन इन सी शार्प। आज हम सी शार्प में कलेक्शंस को स्टडी करेंगे। तो देखो फ्रेंड, कलेक्शंस क्या होते हैं। कलेक्शन की डेफिनेशन है सी शार्प इंक्लूड्स स्पेशलाइज्ड क्लासेस दैट होल्ड्स मैनी वैल्यूज और ऑब्जेक्ट्स इन ए स्पेसिफिक सीरीज दैट आर कॉल्ड कलेक्शन। तो फ्रेंड, अगर हम कलेक्शन की बात करें तो कलेक्शन क्या चीज़ है। हम प्रोग्रामिंग में कलेक्शन की बात कर रहे हैं तो क्या होगा कलेक्शन? ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होगा। अगर हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो क्लास, जैसे क्लास बनाते हैं प्रोग्राम में, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो हमें ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा करना है। सपोज़ कीजिए हमारे पास एक डेटाबेस है, हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, उसमें डेटाबेस ऐड किया। डेटाबेस में वैल्यूज स्टोर है, डेटा स्टोर है। वो डेटा टेबल में स्टोर है, और टेबल क्या है, रोज़ और कॉलम का कॉम्बिनेशन है, उसमें सेल के अंदर डेटा रखा हुआ है। तो फ्रेंड, जो हमारे टेबल की जो एक रो होती है वो अपने आप में एक ऑब्जेक्ट होती है। सपोज एक टेबल के अंदर अगर 10 रोज़ हैं तो उस टेबल के अंदर 10 ऑब्जेक्ट हैं। एक रो एक ऑब्जेक्ट का काम करती है। वो कॉलम्स जो होते हैं एट्रीब्यूट होते हैं, तो वो एट्रीब्यूट, अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो एट्रीब्यूट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेरिएबल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे आप क्लास के वेरिएबल बनाते हो तो वो क्लास के वेरिएबल्स डेटाबेस टेबल में जाके एट्रीब्यूट्स बन जाते हैं। वहाँ पे हम डेटाबेस के टेबल में हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स कॉलम को, और यहाँ पे प्रोग्रामिंग में बोलते हैं क्लास के वेरिएबल्स। तो फ्रेंड, जो टेबल के अंदर जो एक रो है, सपोज 10 रो हैं तो 10 ऑब्जेक्ट हो गए। अब मुझे उस टेबल से, डेटाबेस की टेबल से डेटा फेच करना है और उसको सी शार्प वाले कोड में लेके आना है। तो कैसे लेके आऊँगा, क्या तरीका है? तो उसके लिए फ्रेंड हमारे पास बनी बनाई क्लासेस हैं। डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर स्पेशलाइज्ड क्लासेस हैं जो इस काम को करती हैं। आप डेटाबेस से डेटा को फेच कीजिए और फिर उस डेटा को, जो टेबल की एक रो है, उसको आप किसी क्लास के ऑब्जेक्ट में कॉपी कर दीजिए। तो इस तरह से जो टेबल के अंदर 10 रोज हैं, वो 10 ऑब्जेक्ट हैं, तो वो सी शार्प में 10 के 10 ऑब्जेक्ट हम किसी एक ऑब्जेक्ट में स्टोर करा देंगे और उसको डिस्प्ले करा देंगे या उस पर एक्शन परफॉर्म करेंगे कुछ डेटा पे। तो फ्रेंड, इस काम को करने के लिए हमारे पास कलेक्शंस हैं। इसको हम कलेक्शन बोलते हैं। मीन्स ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा करना, डेटाबेस से डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर रखा, उन ऑब्जेक्ट को इकट्ठा करना इज कॉल्ड कलेक्शन। तो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है यहाँ पे। कलेक्शन का मतलब ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन। तो इसके लिए बनी बनाई क्लासेस है डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर फ्रेंड। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कलेक्शंस अवेलेबल इन सी शार्प। फर्स्ट इज नॉन जेनरिक कलेक्शंस एंड जेनरिक कलेक्शन। सी शार्प के अंदर 2 तरह के कलेक्शन है, एक तो है नॉन जेनरिक, एक जेनरिक कलेक्शन। तो फ्रेंड, मैंने आपको जेनरिक्स क्या होते हैं ये आपको बताया था। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके स्टडी कर सकते हैं जेनरिक कलेक्शंस क्या होते हैं। तो अभी हम फिलहाल स्टडी करेंगे नॉन जेनरिक कलेक्शन। जेनरिक मैंने आपको बताया था। तो फ्रेंड, जेनरिक कलेक्शन और नॉन जेनरिक कलेक्शन दोनों के अंदर बनी बनाई क्लासेस हैं। डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर जेनरिक और नॉन जेनरिक दोनों क्लासेस हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट स्टडी करते हैं हम नॉन जेनरिक इन सी शार्प। नॉन जेनरिक कलेक्शंस होल्ड एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। फ्रेंड, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, नॉन जेनरिक, जो किसी एक डेटा टाइप को बिलोंग नहीं करता। मीन्स ऐसी क्लास जिसका ऑब्जेक्ट किसी भी डेटा टाइप को एक्सेप्ट कर लेगा, इज कॉल्ड नॉन जेनरिक। जैसे आपका एरे होता है, एक सिंपल एरे। सिंपल एरे हम कैसे डिक्लेयर करते हैं? एरे का नेम, उसका टाइप और उसका साइज हमें डिक्लेयर करना पड़ता है। तो एरे, अगर आपने एरे में, अगर आपने एरे को इंट डिक्लेयर किया है तो वो इंट टाइप को एक्सेप्ट करेगा, इसके अलावा कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो वो क्या हो गया? जेनरिक। तो अब मैं बात कर रहा हूँ नॉन जेनरिक। तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी भी डेटा टाइप पे वर्क करेगा, मीन्स किसी डेटा टाइप को स्टोर करेगा, इज कॉल्ड नॉन जेनरिक कलेक्शन। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया नॉन जेनरिक कलेक्शंस होल्ड एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। मीन्स किसी भी डेटा टाइप को एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे आपका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर भी क्या होता है? कंपोजिट डेटा टाइप होता है, वो किसी भी डेटा टाइप को स्टोर करता है अपने अंदर। ऐसे ही नॉन जेनरिक कलेक्शंस हैं। इसकी जो क्लासेस हैं वो किसी भी डेटा टाइप के एलिमेंट को स्टोर करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, द सिस्टम डॉट कलेक्शंस नेम स्पेस इंक्लूड्स फॉलोइंग नॉन जेनरिक कलेक्शंस। तो अगर आप कलेक्शंस, नॉन जेनरिक कलेक्शंस को यूज़ करना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट में, जो बने बनाए क्लासेस हैं, तो उसके लिए नेम स्पेस है सिस्टम डॉट कलेक्शंस। जब तक आप सिस्टम डॉट कलेक्शंस यूज़ नहीं करेंगे नेम स्पेस, आपको वो क्लासेस नहीं मिलेंगी। ठीक है फ्रेंड? तो फर्स्ट नॉन जेनरिक क्लास है नॉन जेनरिक कलेक्शन यूसेज। टेबल आपके सामने है, तो फर्स्ट क्लास है एरे लिस्ट। नॉन जेनरिक है ये एरे लिस्ट। ठीक है फ्रेंड? तो ये क्या करती है, इसकी डिस्क्रिप्शन है, एरे लिस्ट स्टोर्स ऑब्जेक्ट ऑफ एनी टाइप
like an array. However, there is no need to specify the size of the array list like with an array as it grows automatically. तो फ्रेंड आपने एरे का नाम तो सुना होगा. एरे क्या होता है? एरे का साइज फिक्स होता है. एरे की टाइप हमें पहले डिफाइन करनी पड़ती है और फिर हम उसमें वैल्यू स्टोर करते हैं. लेकिन फ्रेंड एरे लिस्ट में ऐसा नहीं है. एरे लिस्ट का साइज डिफाइन नहीं करना पड़ता है. एरे लिस्ट की टाइप डिफाइन नहीं करनी पड़ती कि ये किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा, ये डिफाइन नहीं करना. ये इसका साइज क्या, ये डिफाइन नहीं करना. ये ऑटोमेटिकली डायनेमिक एरे है. अगर हम इसे सिंपल लैंग्वेज में बोलें, एरे लिस्ट इज ए डायनेमिक एरे. मीन्स रन टाइम में आप इसमें वैल्यू ऐड करते जाइए, इसका साइज ऑटोमेटिकली ग्रो करता जाएगा. ये एरे से डिफर है. ठीक है फ्रेंड. तो एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट किसी भी डेटा टाइप को अपने अंदर ऐड कर लेता है, चाहे वो इंटीजर हो, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर. इसीलिए इसको नॉन जेनरिक कहा गया है. तो कैसे करता है मैं आपको बताऊंगा अभी प्रैक्टिकल से. तो एरे लिस्ट नॉन जेनरिक क्लास है जो किसी भी डेटा टाइप को अपने अंदर स्टोर कर लेता है. ठीक है फ्रेंड. चलिए इसको प्रैक्टिकल से स्टडी करते हैं. तो फ्रेंड मैंने एक कंसोल एप्लीकेशन प्रोजेक्ट लिया है. क्लास का नेम है कलेक्शन एग्जाम्पल, स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग args. तो फ्रेंड अब हम एरे लिस्ट को स्टडी करेंगे. नॉन जेनरिक क्लास एरे लिस्ट. तो फ्रेंड मैं एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा. पहले एरे लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट, एरे लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट. तो फ्रेंड एरे लिस्ट में ए कैपिटल होता है, एल कैपिटल होता है, केस सेंसिटिव है. तो देखो फ्रेंड ये एरर आ रही है इसमें एरर ये है, द टाइप और नेम स्पेस नेम एरे लिस्ट कुड नॉट बी फाउंड. ये प्रोग्राम जो है, जो विजुअल स्टूडियो का इंटेलिजेंस है, वो ये कह रहा है कि एरे लिस्ट क्या चीज़ है मुझे नहीं पता. इसका मतलब ये है कि एरे लिस्ट किस नेम स्पेस के अंदर है वो हमने अभी तक ऐड नहीं किया. तो कैसे पता करेंगे? मुझे सपोज याद नहीं है अगर, तो कैसे पता करेंगे? आप क्लास के नेम पर ऊपर कर्सर रखिए, कर्सर ब्लिंक कर रहा है, आप कंट्रोल के साथ डॉट प्रेस कीजिए. कंट्रोल डॉट प्रेस करने पर लिखा हुआ रहा है यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शन. फ्रेंड यूजिंग लिखा हुआ जरूर आना चाहिए फर्स्ट पॉइंट पे, फर्स्ट नंबर पे यूजिंग लिखा हुआ जरूर आना चाहिए. क्या लिखा हुआ है? यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शंस. इसको क्लिक करेंगे तो देखो फ्रेंड ऊपर जाके ऐड हो गया है यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शंस. मीन्स एरे लिस्ट जो क्लास है वो किसके अंदर है? सिस्टम डॉट कलेक्शन. देखो इसकी डेफिनेशन भी आ रही है स्टार्टिंग में, क्लास सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट एरे लिस्ट. ये जो आपकी एरे लिस्ट क्लास है ये कलेक्शंस के अंदर है, सिस्टम डॉट कलेक्शन नेम स्पेस के अंदर है. तो जब तक आप नहीं लिखेंगे यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शन, ये एरे लिस्ट आपको नहीं मिलेगी. ठीक है फ्रेंड. चलिए अब मैं इस एरे लिस्ट के ऑब्जेक्ट में वैल्यू ऐड करूंगा. देखो एरे लिस्ट ऑब्जेक्ट डॉट, अगर आप कोई वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए मेथड ऐड. तो फ्रेंड देखो इसके अंदर इसकी डेफिनेशन आ रही है ऐड मेथड की, अंदर आ रही है ऑब्जेक्ट वैल्यू. अंदर लिखा है ऐड मेथड के अंदर जो पैरामीटर पास हो रहा है वो है ऑब्जेक्ट वैल्यू. ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट क्या है? ये सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट क्लास जो सबकी पेरेंट क्लास है, सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है ये. तो हम इसमें वैल्यू पास करेंगे 10. एरे लिस्ट डॉट ऐड 20.30 f. एरे लिस्ट डॉट ऐड 40. एरे लिस्ट डॉट ऐड तो देखो फ्रेंड ये एरे लिस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने इंटीजर वैल्यू भी इंसर्ट कर दी, एरे लिस्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने फ्लोट वैल्यू भी इंसर्ट कर दी, डबल भी इंसर्ट कर दी, स्ट्रिंग भी ऐड कर दिया, कैरेक्टर भी ऐड कर दिया. ये एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट किसी भी टाइप को अपने अंदर स्टोर करा रहा है. ये देखो, जबकि एरे में ऐसा नहीं होता ना. एरे में हमें टाइप डिफाइन करनी पड़ती थी पहले, उसका साइज डिफाइन करना पड़ता था. इसमें मैंने ना तो साइज डिफाइन किए ना टाइप डिफाइन किए, ऑटोमेटिकली ग्रो हो रहा है ये.
कंपाइल टाइम में मैं इसमें वैल्यू ऐड करता जा रहा हूँ और ये इंक्रीज होता जा रहा है। मैं आपको बिल्ड करके दिखा देता हूँ। प्रोजेक्ट बिल्ड करता हूँ, देखो कोई एरर नहीं है, प्रोजेक्ट में कोई भी एरर नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ऐड कर रहा है और ये किसी भी टाइप को ऐड कर रहा है। कैसे ऐड कर रहा है, मैंने आपको बताया था, इसके अंदर जो टाइप आ रही है ऑब्जेक्ट टाइप है, ऑब्जेक्ट वैल्यू मीन्स आप बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग कर रहे हैं इसमें। ये जो आपने 10 पास किया है, ऐड की डेफिनेशन क्या है, ऑब्जेक्ट वैल्यू, तो आपने क्या किया 10 पास किया उसमें, तो आपकी वैल्यू टाइप रेफरेंस टाइप में कन्वर्ट हो गई, ऑब्जेक्ट टाइप में कन्वर्ट हो गई, जिसे कहते हैं बॉक्सिंग। देखो फ्रेंड, बॉक्सिंग आपको याद होगा, मैं आपको बता देता हूँ कैसे चल रहा है ये। ऑब्जेक्ट वैल्यू इज इक्वल टू 10, इस तरह से देखो ये 10 पास किया मैंने, इस ऐड मेथड में क्या है ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे वैल्यू पास की हमने, एक्सेप्ट हो गई, ठीक है। ऐसी मैंने 10.20 पास की, ये भी ऐसी ऐड हो रही है, ऑब्जेक्ट वैल्यू 2 इज इक्वल टू, देखो ये भी एक्सेप्ट हो गई, इस तरह से एक्सेप्ट हो रही है, ऐसी ये एक्सेप्ट हो रही है, ऑब्जेक्ट वैल्यू 3, इस तरह से 10 ऐड किया, 10.30 फ्लोट वैल्यू, डबल वैल्यू, इस तरह से हम ऐड करते चलेगा। दिस इज कॉल्ड बॉक्सिंग। बॉक्सिंग कॉन्सेप्ट, ये क्या हो रहा है, ये वैल्यू बॉक्स हो रही है, वैल्यू टाइप रेफरेंस टाइप में कन्वर्ट हो रही है, फिर वैल्यू टाइप रेफरेंस टाइप में कन्वर्ट हो रही है। इसी की वजह से तो इसे कह रहे हैं नॉन जेनरिक। जब ये वैल्यू टाइप रेफरेंस टाइम में कन्वर्ट हो रही है, इसी की वजह से हम इसे नॉन जेनरिक बोल रहे हैं कि ये किसी भी वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है। तो फ्रेंड, जो कॉन्सेप्ट्स बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग को फॉलो करते हैं वो कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करते हैं। तो ये जो एरे लिस्ट क्लास है, इसमें जो हम मेथड में जो वैल्यू ऐड कर रहे हो मेथड के थ्रू, ऐड मेथड के थ्रू जब आप वैल्यू ऐड कर रहे हो, इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, तो ये वैल्यू टाइप रेफरेंस टाइम में कन्वर्ट हो रही हैं। तो जब वैल्यू टाइप रेफरेंस टाइम में कन्वर्ट होती है तो उसको बोलते हैं बॉक्सिंग, और फिर जब हम वैल्यू फेच करते हैं रेफरेंस टाइप से वैल्यू टाइप, तो उसको बोलते हैं अनबॉक्सिंग। तो जो एरे लिस्ट क्लास है ये बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग को फॉलो कर रही है, जिसकी वजह से मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम होगी, और जब मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम होगी तो हमारे प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट हम प्रोजेक्ट में यूज़ नहीं करते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जेनेरिक्स आए थे, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था जेनेरिक्स। तो जेनेरिक्स में भी बहुत अच्छी क्लासेस सब बनी बनाई जिसमें ये सब नहीं करना पड़ता, तो उसमें प्रोसेस नहीं बढ़ती है, प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन जब हम इस तरह के कोड यूज़ करते हैं जिसमें बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग के कॉन्सेप्ट होते हैं, उसको हम यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को डाउन कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अभी हमने इसको ऑब्जेक्ट वैल्यू असाइन कराई है ऑब्जेक्ट को। अगर मुझे फैच करनी है तो अनबॉक्स करना है तो कैसे करेंगे, इंट a इज इक्वल टू, सपोज मुझे इससे वैल्यू लेनी है, अगर मुझे इससे वैल्यू लेनी है तो अब ये रेफरेंस टाइप हो गया तो मुझे टाइप कास्ट करना पड़ेगा इंट, दिस इज कॉल्ड अनबॉक्सिंग। देखो ये रेफरेंस टाइप है जो कि इसकी क्लास ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट क्या सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट से आया है, सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट सबकी पेरेंट क्लास। अब मुझे इससे वैल्यू लेनी है, देखो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन आ रही है ऑब्जेक्ट वैल्यू, तो मुझे टाइप कास्ट करना पड़ेगा तब ये वैल्यू रिटर्न करेगा। तो पहले बॉक्सिंग हुई फिर अनबॉक्सिंग हुई, तो ये मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम करेगा। तो मेमोरी जब ज़्यादा कंज्यूम होती है तो हमारे प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से ये प्रोसेस कर रहा है। ठीक, अब इसको प्रिंट करेंगे, फॉलो इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन एरे लिस्ट डॉट काउंट console dot
राइट लाइन एरे लिस्ट इंडेक्सिंग के थ्रू, जैसे इंडेक्सिंग में वैल्यू बनाते हैं जैसे एरे से वैल्यू फैच करते हैं, ऐसे ही हम एरे लिस्ट क्लास के ऑब्जेक्ट से वैल्यू फैच करते हैं इंडेक्सिंग के थ्रू। ठीक है फ्रेंड, देखो इसको बिल्ड करेंगे, बिल्ड सक्सीड, इसको रन करेंगे। ये देखो फ्रेंड, एरे लिस्ट वैल्यूज, सारी वैल्यूज को हमने प्रिंट करा दिया है, सारी वैल्यूज प्रिंट हो गई। ठीक है, तो फ्रेंड एरे लिस्ट बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग को फॉलो कर रहा है। ठीक है, आप फॉर ईच की हेल्प से भी इसे रन कर सकते हो, फॉर ईच लूप। चलिए पहले इसको और फॉलो करते हैं। ऐड मेथड हो गया, ऐड मेथड, सपोज कीजिए आपने मेथड ऐड मेथड की हेल्प से वैल्यू ऐड कर दी। अगर आप रिमूव करना चाहते हो किसी वैल्यू को तो रिमूव भी कर सकते हो। तो रिमूव करने के लिए हमारे पास मेथड है एरे लिस्ट डॉट रिमूव। रिमूव मेथड कहता है कि आप इसमें ऑब्जेक्ट वैल्यू पास कर दीजिए, वैल्यू पास कीजिए, वो ऑटोमेटिक डिलीट कर देगा। तो सपोज मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, इसे मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, रिमूविंग वैल्यू फ्रॉम ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड, देखो मैं आपको डीबग करके दिखा देता हूँ कैसे ऐड करना है। वो डीबग करेंगे कोड को। अभी खाली है काउंट 0, कुछ नहीं है, खाली है। फर्स्ट वैल्यू ऐड काउंट 1, देखो इंडेक्सिंग भी आ रही है, 0 पे 10 आ गया, जैसे एरे में होता है, इसमें भी इंडेक्सिंग चलती है 0 1। तो देखो फ्रेंड 5 वैल्यू आ गई हैं, 0 1 2 3 4। जैसे एरे में इंडेक्सिंग होती है ऐसे एरे लिस्ट में भी इंडेक्सिंग है। अब मुझे रिमूव करना है डबल वैल्यू को 300.40। तो देखो फ्रेंड रिमूव हो गई, नहीं है। अब इसको प्रिंट कर देंगे, तो रिमूव कर दिया हमने, डबल वैल्यू को रिमूव कर दिया। ओके फ्रेंड, इसके बाद नेक्स्ट मेथड है रिमूव एट एरे लिस्ट डॉट रिमूव एट। रिमूव एट मेथड में आप इंट इंडेक्स पास करेंगे। वो कहता है इंडेक्स, अगर आपको इंडेक्स याद है तो इंडेक्स पास कर दीजिए, और आपको वैल्यू याद है तो वैल्यू पास कर दीजिए। वो इंडेक्स पे भी वर्क करता है, वैल्यू पे भी वर्क करता है। तो सपोज कीजिए मुझे डिलीट करना है फ्लोट वैल्यू, तो फ्लोट वैल्यू किस इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे, तो मैंने 1 पास कर दिया। तो मैं कमेंट कर रहा हूं ऊपर वाले को, तो रिमूव कर रहा हूं फ्रेंड मैं, इसको रिमूव करना चाहता हूं मैं फ्लोट वैल्यू को। तो रिमूव मैंने इंडेक्स पास कर दिया, इंडेक्स। तो देखो फ्रेंड डीबग कर रहा हूं मैं कोड को, पहले ऐड होगा, 5 एलिमेंट हमने ऐड कर दिए। मैं रिमूव कर रहा हूँ फ्लोटिंग वैल्यू को 20.3 इंडेक्स 1 पे। इंडेक्स 1 पे कौन सा है, 20.3, रिमूव। देखो फ्रेंड रिमूव हो गया, नहीं है इसमें। ठीक है, प्रिंट करेंगे, देखो फ्रेंड 20 पॉइंट डिलीट हो गया है। ओके, नेक्स्ट मेथड आता है इसमें, रिमूव एट के बाद एरे लिस्ट डॉट रिमूव रेंज। रिमूव रेंज मेथड में देखो फ्रेंड क्या करेंगे, रिमूव रेंज मेथड में मल्टीपल एलिमेंट्स आप रिमूव करना चाहते हो एक ही बारी में। जैसे आप एक एक करके रिमूव कर सकते हैं, मैं चाहता हूँ रिमूव एक ही बारी में 3-4 एलिमेंट एक साथ रिमूव हो जाए। तो कह रहा है इंट इंडेक्स, कहाँ से स्टार्ट करना है। सपोज मैं 1 से कह रहा हूँ, 1 से स्टार्ट करो और 3 एलिमेंट डिलीट कर दो। इसकी डेफिनेशन है फ्रेंड इंडेक्स और काउंट,
तो 1 से स्टार्ट करेंगे, इंडेक्स 1 से स्टार्ट करेंगे, इंडेक्स 1 से 3 एलिमेंट मुझे डिलीट करने हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, डीबग करेंगे कोड को। पहले एलिमेंट ऐड किए हमने, 5 एलिमेंट ऐड किए। मैं चाहता हूँ इंडेक्स 1 से लेके आगे के 3 एलिमेंट डिलीट हो जाएं, जैसे 1 से लेके 1 2 3 क्या बचना चाहिए, 10 और p 2 बचने चाहिए, 3 एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे बीच के। तो देख लेते हैं फ्रेंड, चेक कर लेते हैं। 2 एलिमेंट बचे, काउंट 2, 2 बचे 10 और p। ओके, अब इसको प्रिंट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड 10 और p बचे हैं, बीच के हमने डिलीट कर दिए, 1 इंडेक्स से आगे के 3 डिलीट कर दिए हमने। ओके, चलिए नेक्स्ट मेथड है एरे लिस्ट डॉट रिवर्स। रिवर्स मेथड क्या करेगा फ्रेंड, आपकी जो एरे लिस्ट है, आपका जो एरे लिस्ट है उसको रिवर्स कर देगा। जो एलिमेंट पहले ऐड हुआ है उसको सबसे लास्ट में दिखाएगा आपको। ठीक है, रिवर्स कर देगा आपकी लिस्ट को, जो आपकी लिस्ट है। तो देखो फ्रेंड, पहले हमने 10 ऐड किया था, 10.3 है आपके सामने है, जो आपकी लिस्ट एरे लिस्ट वो रिवर्स हो गई है, रिवर्स प्रिंट हुई है। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट मेथड है एरे लिस्ट डॉट ऐड रेंज। एरे लिस्ट डॉट ऐड रेंज, अगर आप ऐड करना चाहते हो, सपोज कीजिए आपके पास कई सारी एरे लिस्ट के ऑब्जेक्ट हैं, आप उन ऑब्जेक्ट्स को आपस में मर्ज करना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो, तो उसके लिए मेथड होता है ऐड रेंज। ऐड रेंज मेथड की हेल्प से आप मल्टीपल एरे लिस्ट के ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक और एरे लिस्ट बना लेता हूँ, एक एरे लिस्ट तो ये है, मैं एक और एरे लिस्ट बना लेता हूँ, एरे लिस्ट 2, एरे लिस्ट 2, एरे लिस्ट 2, यहाँ पर मैंने 100 कर दिया। ठीक है फ्रेंड, एरे लिस्ट 2, तो एक हो गई एरे लिस्ट 1, एरे लिस्ट 2। अब मैं इस एरे लिस्ट 1 में एरे लिस्ट 2 ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, वो भी हो जाएगा। तो किसकी हेल्प से करेंगे, ऐड रेंज की हेल्प से। तो ऐड रेंज में पास करेंगे हम एरे लिस्ट 1 में एरे लिस्ट 2, एरे लिस्ट 2 ऑब्जेक्ट मैंने ऐड कर दिया, एरे लिस्ट 1 में एरे लिस्ट 2 मैंने ऐड कर दिया। तो देखो फ्रेंड, ये दोनों ऑब्जेक्ट आपस में मर्ज हो जाएंगे। तो पहले ये वैल्यूज ऐड होगी एरे लिस्ट में, फिर ये वैल्यूज ऐड होगी एरे लिस्ट में, और दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे। ये देखो फ्रेंड, दोनों आपस में मर्ज हो गए, हमने ऐड कर दिया। प्रिंट हमने किसे किया है, हमने प्रिंट किसको किया है, एरे लिस्ट को किया है ना। तो एरे लिस्ट 1 में मैंने एरे लिस्ट 2 को ऐड कर दिया। आप चाहो तो तीसरा भी ऐड कर सकते हो, एरे लिस्ट 3, एरे लिस्ट 3, यहाँ पे कर देते हैं ठीक है फ्रेंड। आप पहले इसके लिए क्या करेंगे, 1 में पहले 2 को ऐड करेंगे, तो जो ऑब्जेक्ट आएगा फिर उसमें 3 ऐड करेंगे। तो मीन्स पहले वाले में दूसरा ऐड करेंगे, तो पहले वाले में दूसरा वाला ऐड हो जाएगा, फिर पहले वाले में तीसरा वाला ऐड करेंगे। तो देखो फ्रेंड, यहाँ पे पहले वाले में दूसरा वाला ऐड किया, फिर पहले वाले में तीसरा वाला ऐड कर देंगे, तीसरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पहले वाले में दूसरा वाला ऐड किया, फिर पहले वाले में ही तीसरा वाला ऐड किया। तो देखो फ्रेंड, ये ऐड हो गया, तीनों ऑब्जेक्ट्स आपस में ऐड हो गए, मर्ज हो गए हैं। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड, इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, मैंने आपको मेन मेथड बता दिए जो इंपॉर्टेंट है। अब सपोज कीजिए मुझे इस एरे लिस्ट को फॉर ईच लूप की हेल्प से प्रिंट करना है, तो कैसे करेंगे,
फॉर ईच लूप से भी कर सकते हैं फ्रेंड इसको। इसके लिए आपको where कीवर्ड यूज करने का, वैल्यू इन एरे लिस्ट, ठीक है। इसमें इंडेक्स पे वर्क नहीं होता एरे लिस्ट में, यहां पे आपको मिलेगा वैल्यू। तो उसको मैं कमेंट कर रहा हूं फॉर लूप को। फॉर ईच में एरे लिस्ट ऑब्जेक्ट, इसमें वैल्यूज हैं। वेर क्या है, सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट है, ये सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है ये, इसको इम्प्लिसिट डेटा टाइप बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसको वैर कीवर्ड कहा है, उसको वैर कीवर्ड का नाम दिया है। तो एरे लिस्ट के ऑब्जेक्ट से एक एक करके वैल्यू इसमें आती रहेगी और प्रिंट होती रहेगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड, ये देखिए सेम प्रोसेस है जैसे फॉर लूप ने किया प्रिंट, ऐसे ही फॉर ईच ने किया, बस डिफरेंस सिंटेक्स का। फॉर ईच में हम इंडेक्सिंग देते हैं, इसमें इंडेक्सिंग की जरूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली करता है। ये आई यूनिमरेटर इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है एरे लिस्ट क्लास, जिसकी वजह से फॉर ईच लूप वर्क करता है। तो इस तरह से फ्रेंड हमने फॉर ईच लूप की हेल्प से प्रिंट कर दिया। ओके, तो एरे लिस्ट एक नॉन जेनरिक क्लास है, इसको हम यूज़ नहीं करते हैं प्रोजेक्ट में। इसको क्या, जितने भी नॉन जेनरिक क्लासेस हैं उनको हम प्रोजेक्ट्स में यूज़ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग को फॉलो करती है, और जब बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग किसी कॉन्सेप्ट में आता है, किसी क्लास में आता है, तो वो मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम करता है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, मेमोरी ज़्यादा लगती है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे शॉर्टेड लिस्ट, नॉन जेनरिक है, इसको भी फॉलो करें, इसको भी स्टडी करेंगे। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।